So right from 1901, that is from the first census, कैसे हमारा population trend रहा है, and basically was the anti-natalism or the population control policy of India after India's independence, and what is the situation as of now. क्या टू चाइल्ड पॉलिसी की हमें जरूरत है या नहीं, बिकॉज इसके ऊपर डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन इन द मेंस एग्जामिनेशन और इन द एट द इंटरव्यू स्टेज. प्रीलिम्स में जो हम फैक्ट्स डिस्कस करेंगे वो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होंगे. ओके, दिस ऑल्सो ड्रॉज इट्स कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम अ recent report which said that the China has now done away with its वन चाइल्ड पॉलिसी. तो वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना ने अबैंडन कर दी थी in 2016. And when was it adopted? So it was adopted in late 1970s by Deng Xiaoping. तो उन्होंने 1970s में चाइना को वन चाइल्ड पॉलिसी की तरफ ड्रिफ्ट करा था. Then it was shifted to two child policy, and the two child policy later on was also done away with 2021. So two child policy 2016 में लागू की गई थी. For the 5 years it remained, and then from 2021 now China has said that we will switch back to the three child policy now. तो इसके पीछे क्या रीजंस हैं ये आपको समझ में आ जाएगा जब हम पूरा पॉपुलेशन को एक बार गो थ्रू करेंगे. अब ये चीजें, ये जो इन्फॉर्मेशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये आपके सोशियोलॉजी ऑप्शनल में काम में आ सकती हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल में काम में आ सकती हैं, एंथ्रोपोलॉजी में भी आपको टू एन एक्सटेंट हेल्प कर सकती हैं ये चीजें. एंड गवर्नमेंट की मेजर्स पोस्ट इंडिपेंडेंस, हाउ द गवर्नमेंट बेसिकली वाज टैकलिंग द फैमिली प्लानिंग, फैमिली वेलफेयर रिलेटेड मेजर्स, उस सब में आपको हेल्पफुल ये डेफिनेटली रहेगा. तो देखिए, whenever the talk comes of population, you should trace it from the Malthusian theory. Malthusian की theory 18th century, late 18th century में आई थी, to be precise in 1798, wherein he talked about that population tends to increase faster than the means of subsistence. मतलब जितनी तेजी से आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज, आपके फूड सिक्योरिटी इंक्रीज होती है, उससे कहीं ज्यादा तेजी से पॉपुलेशन इंक्रीज होती है. तो इट टेंड्स टू इम्बैलेंस द सिचुएशन, दैट इज पॉपुलेशन एंड रिसोर्स अवेलेबिलिटी का जो इक्वेशन है वो इम्बैलेंस हो जाता है. एंड इफ वी कैन नॉट कंट्रोल इट थ्रू टू काइंड ऑफ कंट्रोल्स, टू कंट्रोल फैक्टर्स माल्थुसियन ने प्रपोज करे थे. वन वर द पॉजिटिव चेक्स एंड सेकेंड वर दी प्रिवेंटिव चेक्स. अगर ये दो कंट्रोल्स फेल हो जाते हैं, बिकॉज द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एट अ जियोमेट्रिक रेट and the means of subsistence is growing at the arithmetic rate, तो दोनों के बीच में बैलेंस जो गैप है वो इंक्रीज हो रहा है, बैलेंस डिस्टर्ब होता जा रहा है. तो पॉजिटिव चेक्स क्या है? ड्रॉट्स, फेमाइन, वॉर्स, इनके कारण पॉपुलेशन कम हो रही है. सो दीज वर द पॉजिटिव चेक्स. सेकेंड वर द प्रिवेंटिव चेक्स. प्रिवेंटिव चेक्स ही सजेस्टेड लाइक डिलेड मैरिजेस, laws such as adultery, right? Then he suggested birth control provisions and so on. So because of this Malthusian theory, जिसने पहली बार एक कंसर्न रेज करा कि population can explode, and if the population explodes then there can be deprivation of essential resources which are required to sustain that population. So because of this particular postulate extended by the Malthusian, countries across the world came up with they started to give attention to these population control measures, right? अब अगर मैं यहाँ पे इंडिया की बात करूं, तो take the example of India and take it from 1901. तो इंडिया की पॉपुलेशन ग्राफ को अगर हम ड्रॉ करें तो वी विल टेक द हेल्प ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी. ये सेकेंड कीवर्ड है जो आपको यूज करना है जब भी आप पॉपुलेशन, डेमोग्राफी, ट्रेंड्स, इन सब की बातें करेंगे. एक हो गया माल्थुसियन थ्योरी, इसमें यू हैव टू जस्ट मेंटेन द
डेफिनेशन कि इसने बेसिकली क्या बात कही थी, दैट इज द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एट अ फास्टर रेट देन द मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस एंड इट कैन लीड टू unwanted or adverse consequences unless prevented through positive checks or preventive checks. ठीक है. Then the demographic transition theory. Demographic transition theory अगर मैं बहुत ही brief में आपको बताने की कोशिश करूं, so it basically analyze the trend of the population in the European world. Anglo-European world में इसने कोशिश करी थी कि हम ट्रेंड को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सके. तो इसने बेसिकली पॉस्टुलेट करी थी 4 स्टेजेस. फोर्थ स्टेज वाज इन अ वेरी एडवांस्ड मैनर. इनिशियली इसकी 3 ही स्टेजेस थी. तो इसका ये कहना था कि अगर हम बर्थ रेट और डेथ रेट ये 2 पैरामीटर्स को लेके एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वही पैरामीटर्स को लेके हम DTT थ्योरी, दैट इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को अप्लाई करेंगे ऑन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट. So if we take 2 parameters, that is death rate and birth rate, and try to analyze the population trend, तो 3 स्टेज क्लियरली सामने आती हैं. फर्स्ट इज द स्टेज कॉल्ड एज हाई स्टेशनरी फेज. सेकेंड इज द स्टेज विच इज द स्टेबल ग्रोथ और अ स्टेबल फेज यू कैन से. ठीक है. और जो तीसरी स्टेज यहाँ पे सामने आती है हाई एक्सपेंशन. ओके, इसको सेकेंड स्टेज को यू कैन ऑल्सो कॉल एज लो एक्सपेंशन और स्टेबल ग्रोथ. अब हो क्या रहा है देखिए. द कंट्रीज विच बिलोंग टू अ प्रिमिटिव काइंड ऑफ अ सोसाइटी, हियर यू विल फाइंड दैट द डेथ रेट इज हाई, ऑल्सो द बर्थ रेट इज हाई. तो अगर मैं 2 ग्राफ्स ड्रॉ करूं, वन वुड बी ऑफ डेथ रेट एंड सेकंड वुड बी ऑफ बर्थ रेट, नंबर ऑफ बर्थ्स टेकिंग प्लेस of the 1000 population, and death rate is also the number of deaths taking place of the 1000 population. 1000 का बेस लेते हैं हम यहाँ पे. तो दोनों seems to be very high, and because of which the population seems to be stable. इसलिए इसको stationary phase बोला गया है. Population does not seem to grow out here, क्योंकि जो बर्थ रेट हाई है इट गेट्स कॉम्पनसेटेड विद द हाई डेथ रेट एज वेल. हाई डेथ रेट क्यों है? क्योंकि कोई भी हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है. फॉरगेट अबाउट हेल्थ फैसिलिटी, देयर इज नॉट इवन द सफिशिएंट फूड टू केटर टू द पॉपुलेशन. ना फूड है ना हेल्थ फैसिलिटी है. तो अगर कोई छोटी सी भी डिसीज प्रेवलेंट हो जाती है तो इट हैज द पोटेंशियल टू किल मिलियंस ऑफ पीपल. सो द सिचुएशन इज कि अगर कोई ड्रॉट आ गई, कोई फमाइन आ गया, कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ गया, सो इट बेसिकली मेक्स द लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी वल्नरेबल टू इट. तो इसीलिए नंबर ऑफ डेथ्स बहुत ज्यादा रहती है. तो सेकेंड फेज में अब क्या होता है? सेकेंड फेज में डेथ रेट स्टार्ट्स टू कम डाउन सिग्निफिकेंटली. तो डेथ रेट सिग्निफिकेंटली यहाँ पे गिरना चालू होता है. अब डेथ रेट कैसे कंट्रोल हो रहा है? बिकॉज ऑफ द स्टेट इंटरवेंशन. मे बी हेल्थ फैसिलिटीज हैव कम अप, मे बी द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हैज बीन एनहांस्ड, राइट? So because of certain factors, death rate begins to slow down. जब death rate slow down हो रहा है, लेकिन यहाँ पे birth rate अभी भी maintained है. Getting my point? थोड़ा सा यहाँ पे ग्राफ हमारा गलत हो गया है. इसको डेथ रेट बनाते हैं, इसको बर्थ रेट बनाते हैं. एंड जस्ट गिव मी अ सेकेंड. सो डेथ रेट इज फॉलिंग डाउन एंड बर्थ रेट इज मेंटेन. तो बर्थ रेट अभी भी हाई है. सो दिस गैप बिकम्स विजिबल. अब बर्थ रेट अभी भी हाई है, डेथ रेट कम हो रहा है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ स्टार्ट्स. तो यहाँ पे यू विल फाइंड a kind of expansion in the population जो अभी तक नहीं था. इसीलिए इसको लो एक्सपेंशन फेज भी बोलते हैं, राइट? थर्ड फेज में birth rate also begins to decline and it tries to match the death rate. तो ये 3 स्टेजेस उन्होंने बताई थी. स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3. लेकिन लेटर ऑन जब कंट्रीज को इन्होंने दोबारा एनालाइज किया तो अपने इस मॉडल को इन्होंने रिफॉर्म किया, मॉडिफाई किया, एंड दे केम अप विद द फोर्थ स्टेज. एंड इन द फोर्थ स्टेज दे सेड दैट a time or a stage will come wherein birth rate and death rate
again would not have significant gap. मतलब बर्थ रेट भी कम हो चुका है और डेथ रेट भी कम हो चुका है. अब बर्थ रेट क्यों कम हुआ? मे बी बिकॉज ऑफ अवेयरनेस with respect to the family planning measures, increased use of contraception, more reproductive rights to women, more educational attainment levels of women. Because of these certain factors, the birth rate starts to decline, and a time will come which will be in the fourth stage, जहां पे बर्थ रेट और डेथ रेट ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगे, इनके बीच में गैप नहीं होगा. लेकिन आज की डेट में हम एक और स्टेज विटनेस करते हैं, विच इज द फिफ्थ स्टेज. एंड इन दिस फिफ्थ स्टेज व्हाट हैपेंस इज birth rate begins to decline and the death rate is maintained. तो birth rate अब gap form कर रहा है with the death rate. So what is this? That the fertility rate has gone below the replacement level. Deaths are maintained, आपका health intervention maximum level तक जा चुका है, लेकिन now people are not basically willing to give birth. तो जब लोग reproduce नहीं कर रहे हैं, तो population has now started to decline, जो हम observe कर रहे हैं in the countries like that of Eastern Europe, like Austria and so on, and it is now visible even in the Western European countries, in the countries like Australia, in the countries like Russia, and China is also now fearful of this kind of stage wherein the country can enter. And this is the reason that they have come up with the 3-child policy. क्योंकि इस स्टेज में काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, and the biggest problem is of aging. Second biggest problem is of dependency ratio. That is the population which is dependent or liable on the working population. So a set of population, you can divide it 0 to 14 years of age, जो basically children होते हैं, वो dependent है, liability है, and population 60 plus, वो भी एक liability है. लेकिन आपकी working population अगर बड़ी है, there is a broad base of the working population, then it has the capacity to make the rest of the two segments dependent on them. Getting my point? तो जो 60 प्लस हैं और 0 to 14 है, वो इजीली उन पर डिपेंडेंट रह सकते हैं बिकॉज वर्किंग पॉपुलेशन इज ह्यूज. लेकिन अगर आपकी वर्किंग पॉपुलेशन भी कम है और 0 to 14 भी कम हो गया लेकिन 60 प्लस ज्यादा हो गया, तो वो किस पे डिपेंडेंट रहेंगे? इकोनॉमी कैसे चलेगी? आपको लेबर कहां से मिलेगी? राइट? सो these are the problems which the countries fear, and from anti-natalism they move towards pro-natalism. इसको थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करते हैं फ्रॉम द इंडियन कॉन्टेक्स्ट. आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स आउट हियर. उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, आपको बस एक वर्ड याद रखना है. if you do not have an optional, that is geography or sociology. Similarly Malthusian theory, आपको बस एक नाम ड्रॉप करना है, दैट्स इट. ठीक है? इंडियन कॉन्टेक्स्ट की जो मैं बात कर रहा हूँ, इस ट्रेंड को आप प्लीज थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए. तो हम सेंसस ड्रॉ करते हैं फ्रॉम 1901, we go to 1921, then 51, then 81, then 2001, and finally to 2021. So what we observe कि इंडिया की जो फर्स्ट स्टेज थी 1901 से लेके 1921 तक, इट वाज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी. मतलब इंडिया में बर्थ रेट भी सिग्निफिकेंटली हाई था और डेथ रेट भी सिग्निफिकेंटली हाई था. दोनों इंडिया में हाई थे. फिर आया बबोनिक प्लेग इन 1921, जिसने पहली बार नेगेटिव ग्रोथ रेट को रजिस्टर करा. And after 1921, the Britishers basically introduced few of the measures with respect to agricultural production, welfare measures for the Indian masses, and also they came up with the limited set of health care facilities. तो आप बोल सकते हैं कि कुछ हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करी, जिसके कारण डेथ रेट यहाँ पे गिरना चालू हुआ. राइट? लेकिन बर्थ रेट अभी भी मेंटेन्ड है. तो ये गैप अभी भी आपको देखने को मिलेगा. देन केम 1951. 1951 इंडिया बिकेम independent in 1947, and in 1951 India became the first country
to launch a national family planning program. तो इंडिया पहली कंट्री थी across the world to launch the national family planning program. अब इस नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम से हमने क्या अचीव करने की बात करी, तो वी बेसिकली हियर had come up with the clinical approach, or you can say we had come up with the ideology of controlling population. तो इस फेज को हम देखिए, दो चीजें मैं आपको साथ में बता रहा हूँ, एक ट्रेंड एनालाइज करवा रहा हूँ ग्राफ में इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, और इंडिया के क्या मेजर्स रहे हैं उसको मैं आपको 3 फेजेस में बता रहा हूँ. तो आप ये 3 फेजेस को इस ट्रेंड के साथ लिंक करते हुए थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा. तो इंडिया के पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स को हमने 3 फेजेस में अगर डिवाइड करते हैं, तो फर्स्ट फेज वुड बी फ्रॉम 1951 टू 75. Here we launched the first national family welfare program. पहला इंडिया ने लॉन्च करा. Here the approach was clinical, or you can say ideological in nature. We were at the deliberation stage back then. We were planning, or we were thinking as to how we can control the population. That was the time when we came up with the idea of primary healthcare centers. We started to generate the awareness about the use of contraceptives, about the birth control measures, about the benefits of having a small family. तो ये फेज में बस हमने पब्लिसिटी पे थोड़ा सा ध्यान दिया, हमने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने की कोशिश करी. एंड दिस इज द फेज आउट हियर, जहां पे हमने डेथ रेट को तो कंट्रोल कर लिया, बट बर्थ रेट हमारा अभी भी मेंटेन्ड है, राइट. फिर आया इंडिया का सेकेंड फेज फ्रॉम 75 ऑनवर्ड्स अप टिल 2001. तो इसमें हम यहाँ पे 3 स्टेज कवर कर लेंगे, 51 से 81 की और 81 से 2001 की. 51 के बाद इंडिया का बर्थ रेट भी गिरना चालू होगा, एज यू कैन सी. व्हाई? बिकॉज ऑफ द इंटरवेंशंस मेड बाय द इंडिया. ये इंटरवेंशंस कब अप्लाई होंगे? 51 के बाद. तो इंडिया का यहाँ पे बर्थ रेट भी फॉल होना स्टार्ट हुआ, राइट, और डेथ रेट भी कम होता गया, लेकिन ये गैप जो है ये बढ़ता जा रहा है. We witnessed the population explosion in our country in 75. तो जो सेंसस है 81 का, it still has the record of registering the highest growth rate of 25%. जो डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होता है, जैसे 1901 में कितनी पॉपुलेशन है, फिर 10 साल बाद 1911 में कितनी पॉपुलेशन है, दोनों के बीच में कितना ग्रोथ रेट है. पहले 100 थी, अब 125 हो गई, तो 25% का ग्रोथ रेट, इसको ग्रोथ रेट बोलते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. तो हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट was registered in the census 1981, which clearly tells us that the population explosion in India already has taken place. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब है द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ फ्रॉम दी प्रीवियस बेस लेवल. तो 51 से जो हमने ग्रोथ अचीव करी वो 75 में हम लोगों ने पीक अचीव कर लिया था, राइट. अब मैं वापस ट्रेंड पे आता हूं. तो ट्रेंड हमने यहाँ पे बर्थ रेट फर्दर कम होते जा रहे हैं और डेथ रेट भी कम होता जा रहा है, ठीक है. सेकेंड फेज पे आता हूं मैं. हमने फर्स्ट फेज से सेकेंड फेज में क्या चेंजेस अडॉप्ट करें. तो फर्स्ट फेज हैड अ क्लिनिकल एंड आइडियोलॉजिकल अप्रोच. वी वर एट द डेलिबरेटिव स्टेज ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स. सेकेंड स्टेज में वी केम अप विद द आइडिया ऑफ फैमिली वेलफेयर फॉर द फर्स्ट टाइम. पहले हम बात कर रहे थे फैमिली प्लानिंग की, बट नाउ वी अंडरस्टूड दैट by merely talking about family planning nothing is gonna happen, because अब देखिए 75 में population explosion हो चुका है. So the policy makers now were damn serious about controlling the population. So they came up with the concept of family welfare. They came up with the concept of child survival, क्योंकि वो ये समझ चुके थे कि अगर हम बच्चों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज नहीं कर पाए, अगर हम IMR को रिड्यूस नहीं कर पाए, सो डेफिनेटली द फैमिलीज विल बी रिप्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर चिल्ड्रन, बिकॉज दे आर नॉट वेरी मच श्योर कि उनका कौन सा बच्चा कितने साल जिएगा.
तो चाइल्ड सर्वाइवल अगर आप इंश्योर कर सकते हो, सो द फैमिली कैन देन बी इजीली परसुएडेड टू हैव स्मॉल फैमिली और लेस नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ पे वो आइडिया आया फैमिली वेलफेयर का, चाइल्ड सर्वाइवल का, ensuring child survival. We came up with various immunization kind of programs, if you can remember. We came up with the schemes like the integrated child development scheme, ICDS. We came up with the integrated rural development program, क्योंकि रूरल एरियाज में ये प्रॉब्लम ज्यादा मैग्नीफाइड थी, तो हमें रूरल डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना था। वी केम अप विद द आंगनवाड़ी सर्विसेज, राइट। तो ये सारी स्कीम्स जो लॉन्च करी गई थी, ये 75 के बाद ही करी गई थी। एंड दिस क्लियरली शोज दैट यस, नाउ वी वर सीरियस टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब इसके बाद थर्ड फेज आएगा फ्रॉम 2001 ऑनवर्ड्स, जो अभी तक मेंटेन्ड है। तो पहले हम ट्रेंड समझते हैं, फिर क्या हुआ 75 के बाद यहाँ पे दैट इज 51 से 81 हमने देखा। 81 के बाद क्या हुआ, तो 81 ऑनवर्ड्स फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया रजिस्टर्ड डिक्लाइन इन द डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। जो 25% हमने अचीव करा था, हम अब इससे कम अचीव करने लगे। दैट इज जो 81 का ग्रोथ रेट था, दैट वाज नियर अराउंड 23%। तो दिस इज वेरी मच क्लियर कि from 81 onwards our policies started to give us good results, good outcomes, positive outcomes, और हमने पहली बार एक डिक्लाइन देखा इन द डेकेडल ग्रोथ रेट। सो फ्रॉम 81 to 2001 continuous decline was observed in the population growth rate from 25 to 23 in 81, then from 23 to 21 in 2001, and अब 2011 में ये आ गया 17% के आसपास, and in 2021 it is expected to be anywhere around 12%। तो जो 21% से ये 17% पे गिरा, this was the highest fall ever achieved, highest fall ever achieved, that is after 2001। तो डेफिनेटली आपने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करा होगा 2001 के बाद। अब हम आते हैं वापस मेजर्स पे, क्या मेजर लिए गए थे ऐसे जो 2001 के बाद इतने हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स जिन्होंने हमें दिखाए। सो आफ्टर 2001 वी केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। वी अंडरस्टूड कि डेलिबरेशन से भी कुछ नहीं होना, फैमिली वेलफेयर भी हमें एक लिमिटेड सक्सेस दे सकता है। द ऑब्जेक्टिव दैट वी हैव टू अचीव कैन ओनली बी डन इफ वी इंक्लूड वुमेन इनटू इट, इफ वी इंटीग्रेट वुमेन इन द एंटायर पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी। हाउ वी कैन एम्पावर वुमेन, तो हमने एजेंसीज प्रोवाइड करना स्टार्ट करी टू वुमेन which they were lacking till then. So we came up with the idea of enhancing educational levels among women, making women economically independent, providing women with the reproductive rights, safe abortions, institutional deliveries, and so on. So this was the time from 2001 onwards, when we launched our National Population Policy 2000. तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में लॉन्च करी गई थी। इसके कुछ अपने ऑब्जेक्टिव्स थे, लाइक कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए, फ्री एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन अप टू एज 14 इयर्स। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो को हमें बिलो 100 लेके आना है, IMR को हमें बिलो 30 लेके आना है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हमें 80% अचीव करनी है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स हमें 100% का टारगेट अचीव करना है, राइट। देन वी हैव टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस, other diseases like AIDS, tuberculosis, etc. Promote small family benefits among the women and so on. तो ये ही पॉलिसी आज भी हम फॉलो कर रहे हैं फ्रॉम 2001 ऑनवर्ड्स। तो आप क्लियरली यहाँ पे आप अप्रोच देखिए, दोबारा एक बार इसको ब्रॉडली समझने की कोशिश करिए। फर्स्ट वी वर फोकसिंग
वी वर हैविंग अ क्लिनिकल और आइडियोलॉजिकल अप्रोच, जहां पे हम डेलिबरेटिव स्टेज पे थे, बेसिक इंफ्रा हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। उसने हमें डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए, हमारा बर्थ रेट भी डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम। फिर हम आए सेकेंड फेज पे, जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया तब हमें एहसास हुआ कि नहीं, हमें कुछ सीरियस मेजर्स लेने पड़ेंगे। देन वी इंक्लूडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली वेलफेयर, we came up with the immunization program. We understood that the survival of child is most important for any family to reduce or to stop giving multiple births. तो हमने इन चीजों पे फोकस किया। देन वी अंडरस्टूड नो, वी ऑल्सो हैव टू प्रोवाइड एजेंसी टू women, because until and unless women have the reproductive rights, women understands the negative implications of multiple pregnancies. Until that happens, we won't be able to control the population. तो ये है 3 अप्रोचेस इंडिया की पॉपुलेशन कंट्रोल की। अब पूरे 3 अप्रोचेस में कहीं पर भी आपको कोर्सिव पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स नहीं देखने को मिलेंगे। कोर्सिव इन द सेंस कि इंडिया ने कहीं पर मैंडेटरी बनाया हो, एक्सेप्ट फॉर वन स्मॉल पीरियड, दैट इज ड्यूरिंग द इमरजेंसी, दैट इज फ्रॉम अर्ली 70s टिल अप टिल 75-76। तो ये 5-6 साल हमारे देश में फोर्स्ड स्टरलाइजेशन के कुछ इनिशिएटिव्स देखे गए थे, and those were also basically to tackle the problem of population explosion, because population explosion ने इंडिया को हाईलाइट कर दिया था। So the situation, the government then was very much serious to control the situation on ground, और उस वक्त हमने पहली बार और आखिरी बार कुछ coercive population control measures को अडॉप्ट किया था, that is forced sterilization। उसके अलावा हमने we always in India have maintained slow but consistent through democratic means population control measures। ये 3 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लो, वी डेफिनेटली हैव बीन स्लो। अब अगर हम चाइना को यही कंपेयर करें तो चाइना ने 1978 में अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी को लॉन्च करा, एंड विद इन 20 years it was able to achieve zero population growth within 20 years। लेकिन हमें बहुत टाइम लगा। अब जो चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी थी, इट इंक्लूडेड कोर्सिव पॉपुलेशन मेजर्स। अभी भी वो उइगुर पॉपुलेशन, हमने कल ही डिस्कस किया था जिनजियांग में, दे स्टिल आर adopting the coercive population control measures through forced sterilizations, separating the children from parents and so on। तो इस तरीके से उन्होंने वो पूरे 20 साल पूरे चाइना में इसी तरीके की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करा। दे केम अप विथ वेरियस काइंड ऑफ डिसइंसेंटिव्स कि अगर जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, सॉरी 1 से ज्यादा जिसका बच्चा है, उसको गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलेंगी, उसको गवर्नमेंट सब्सिडीज नहीं मिलेंगी, ही और शी will not be eligible to avail the benefits of various government schemes, right? तो इस तरीके के उन्होंने कई सारे डिसइंसेंटिव्स क्रिएट करे। So this is the part of coercive population control measures. It is true that they got the success। 20 years में उनकी population growth rate हो गई 0, but then they realized कि अब जब population growth rate 0 हो गई है तो working age population हमारी shrink हो रही है, हमारी old age population broad हो रही है, so the dependency ratio of the population is increasing। So how to control this kind of a situation? हम economic powerhouse बनने वाले हैं, but we do not have enough labor to work for us। Then they realized this and they came up with the 2-child policy in 2016 कि now families can go for 2 children, we won't be disincentivizing them। Then they realized this month on June 2021, क्योंकि पहली बार नेगेटिव ग्रोथ रेट उन्होंने रजिस्टर करी, चाइना ने नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट चाइना ने पहली बार रजिस्टर करी, एंड दिस इज व्हेन दे रियलाइज नो, आवर 2-child पॉलिसी नॉर्म इज आल्सो नॉट वर्किंग वेल, सो वी शुड कम अप विद द 3-child पॉलिसी नॉर्म। अब जब आप पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हो तो उसको बोलते हैं एंटी नेटलिज्म। तो इंडिया चाइना दोनों 60s 70s 80s में till 2015 they were controlling the population, so we were anti natalist। लेकिन अगर मैं यूरोपियन कंट्रीज की बात करूं, रशिया की बात करूं, so they have remained
right from 50s onwards pro-natalist, not anti-natalist. मतलब वो अपनी पॉपुलेशन को इंसेंटिवाइज करते आए हैं कि यू गिव बर्थ टू मोर चिल्ड्रन. कई कंट्रीज में तो अवार्ड्स दिए जाते हैं, लाइक इन रशिया देयर इज अवार्ड कॉल्ड एज मदर लेनिन अवार्ड. तो ये लेनिन ने स्टार्ट करा था और उसमें अवार्ड में ये था कि अगर जो भी विमेन इज अ मदर ऑफ 12 or more children would be given cash awards. Huge cash awards would be given, जिसको नाम दिया गया था मदर लेनिन अवार्ड. तो इस टाइप के अवार्ड्स इंसेंटिव स्टार्ट किए कि आप you should go for more number of children, right? Okay, हमारा थोड़ा सा ट्रेंड बच गया है ना? थोड़ा सा ट्रेंड और देख लेते हैं. तो 1901-21 बर्थ रेट डेथ रेट दोनों स्टेबल है. तो यहाँ पे पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन इज स्टेबल, इट इज नीदर ग्रोइंग नॉर डिक्लाइनिंग. देन आफ्टर 21 देयर इज स्लाइट decline in the death rate. So the gap is now increasing between birth rate and death rate, because of which the population growth starts. So you can talk here or say that it is early expansion phase. Early expansion phase. After 51, birth rate also declines, but the death rate declines more significantly. And here the phase can be called as high expansion phase. और यही high expansion phase में we witness the population explosion. फिर 81 के बाद से हमारा बर्थ रेट भी बहुत तेजी से कम होने लगा, डेथ रेट भी कम होने लगा, और 2001 के बाद हमने ये देखा कि they almost have now come very close to each other, and it is expected now कि 2021 में the gap will almost close. मैंने आपको बताया ना 12% growth rate होगा. तो from 25% if you have come down to 12%, then you significantly have reduced the growth in the population. कुछ और यहाँ पे फैक्टर्स जो आपको पता होने चाहिए कि 1981 से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिक्लाइन हो रहा है इंडिया में कंटिन्यूअसली. 81, 91, 2001, 2011 कंटिन्यूअस डिक्लाइन हो रहा है. लेकिन there were certain states, especially the Hindi belt states or the North India states, which were not very much participative, or which did not participate in the population control measures. तो southern states ने इस पूरे इंडिया के डिक्लाइन को, southern western states ने इस पूरे डिक्लाइन को ड्राइव करा, whereas Hindi belt states were non-participative. It was only after 2011 census that for the first time decline in the population growth was registered even among the Hindi belt states. तो आप ये बोल सकते हो कि नॉर्थ इंडियन states जो अभी तक नॉन पार्टिसिपेटिव थे, now they also have become participative in the population control measures, which definitely is slow but consistent through democratic means. कोई भी कोवर्जन हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करते हैं. तो 2011 और 2001 में the population that we added, तो 2011 में 2001 में we added approximately 182 million people, whereas in 2011 we added 180 million. So we added 2 million people less than the 2001 census. तो पहली बार हमने लेस नंबर ऑफ पीपल ऐड करे देन फ्रॉम द प्रीवियस सेंसस. पॉइंट नंबर 1, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द 2011 सेंसस. पॉइंट नंबर 2, दैट इवन द एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप ऑफ स्टेट्स, EAG स्टेट्स जिनको बोलते हैं, जिनको बीमारू स्टेट्स बोलते थे पहले, उन्होंने भी पॉजिटिव पार्टिसिपेशन दिखाया फ्रॉम 2011 ऑनवर्ड्स. सो नाउ इट इज a trend across the India, that is across length and breadth of India, that all states now are progressively inching towards the objective which was set by the National Population Policy. Abhi, as of now, what are the key facts or the data? तो MMR इंडिया में हमें 100 चाहिए, अभी 113 है, ठीक है. IMR 30 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, अभी 32 है.
80% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होनी चाहिए, सो वी हैव सरपास्ड इट। अभी 84% के आसपास इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होती हैं इंडिया में। 100% बर्थ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सो एज ऑफ नाउ वी हैव अराउंड 93% ऑफ द बर्थ रजिस्ट्रेशन। ये सारे डेटा को आप सब्सटैंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम द नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे 5 थ्रू द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS एंड सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS। ये 3 बॉडीज को आप ड्रॉप कर सकते हैं टू सब्सटैंशिएट दिस डेटा ऑफ योर्स कि ये डेटा अभी एज ऑफ नाउ चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेटा। अब असम ने जो 2 चाइल्ड पॉलिसी का इस्तेमाल करा है, so the question comes whether it is important now for India to go for the coercive population control measure। पहले तो इसके हम पॉइंट्स ये समझते हैं that what basically would be the fallout of such kind of approach। इसके limitations क्या होंगे? So limitations we can analyze or assume, or what we can do is we can take the example of China because it already did it already adopted the coercive population control measure। तो उसने क्या implications, negative implications देखे, side effects देखे, वो इंडिया में भी देखने को मिलेंगे, राइट? और कुछ आप अज्यूम भी कर सकते हो बहुत इजीली। तो चाइना के केस में क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिली? चाइना के केस में ये देखने को मिला दैट देयर वाज देन अ स्क्यूड जेंडर सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो स्क्यूड हो गया क्योंकि एक ही चाइल्ड आपको करना है, तो द प्रेफरेंस बाय डिफॉल्ट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वेंट फॉर द बॉय चाइल्ड। तो उसके कारण क्या स्टार्ट हो गया? फीमेल फिटिसाइड स्टार्ट हो गया, अनसेफ अबॉर्शंस स्टार्ट हो गए, मोर नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स स्टार्ट हो गई, मैटरनल मोर्टेलिटी, क्योंकि अनसेफ अबॉर्शंस हो रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज कम हो गई। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता, अगर आपने सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कराया है तो यू डू नॉट नो वेदर द चाइल्ड इज अ गर्ल चाइल्ड और अ बॉय चाइल्ड। और अगर आप इसको हॉस्पिटल में डिलीवर करवाते हो देन द बर्थ वुड गेट रजिस्टर्ड, फिर आप उसको मार नहीं पाओगे इतना इजीली। सो व्हाट दे स्टार्टेड टू डू, उन्होंने अनसेफ अबॉर्शंस दैट इज नॉन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज स्टार्ट कर दी, ताकि अगर गर्ल चाइल्ड होती है तो हम उसको वहीं पर मार देंगे, जिसको हम फीमेल फिटिसाइड भी बोलते हैं, राइट? फीमेल फिटिसाइड बेसिकली इज दी सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद यू किल द फीटस। तो ये सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई। सो दिस इज द सीन दैट कैन बी सीन इन इंडिया एज वेल, बिकॉज इंडिया का भी जो सोसाइटी है दैट इज ऑल्सो पेट्रियार्कल। वी ऑल्सो हैव अ आउटलुक विच by default favors a boy child, and that is the reason that still we have a very poor child sex ratio. Also we have a very poor gender sex ratio of the country। तो अगर आप इस तरीके की coercive policy का इस्तेमाल करेंगे तो इंडिया में भी you can witness more number of unsafe abortions, non-institutional deliveries will increase, so the gains that we have made will start to reverse back, है ना? फिर क्या प्रॉब्लम होगी? विमेन को जो रिप्रोडक्टिव राइट्स आपने इतनी मेहनत से प्रोवाइड करी हैं, वो एजेंसी उनसे वापस ले ली जाएगी बिकॉज अगेन ऑफ द पेट्रियार्कल आउटलुक ऑफ द इंडियन सोसाइटी। तो फैमिलीज विल प्रेशराइज द विमेन इन आवर कंट्री एंड द एजेंसी दैट वी हैव हैड फॉट एंड गिवन टू देम वुड ultimately be lost। If the proper care is not given to child through the early child intervention programs, then the problem can be seen of malnutrition as well। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी इंक्रीज हो जाएंगी, राइट? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी इंक्रीज होगा ही अनसेफ अबॉर्शन के कारण। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इंडिया में इंक्रीज हो जाएंगी। एक और प्रॉब्लम यहाँ पे आती है जो फंडामेंटल राइट है विच गेट्स वायलेटेड, दैट इज आर्टिकल 21, वेयर इन अ वुमन हैज फंडामेंटल राइट और फ्रीडम on her body, that is the bodily right a woman has। तो bodily right, bodily autonomy, ये जो हम बात करते हैं, that gets violated if you come up with these kind of coercive measures to control the population in the country। तो अब मेरे हिसाब से आप बहुत ही अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं जब भी कोई 2 चाइल्ड पॉलिसी की बात होती है, and why there is not a need। So apart from all these things that I have told you about the limitations,
The need is not there because already the fertility rate in India has significantly gone down. And as of now, approximately 14 states have the fertility rate, total fertility rate below the replacement level. तो 2.1 से already 14 states का fertility rate कम है. So we already are inching towards the goals set by the National Population Policy. So why is there need then to come up with a approach which has a stick or which has a coercive measure in it? तो फर्टिलिटी रेट हमारा कम हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आप देख ही रहे हो कंटिन्यूसली कम हो रहा है. एक्सपेक्टेड है इस साल अगर सेंसस होता है, वैसे तो होगा नहीं, लेकिन अब जो भी नेक्स्ट सेंसस आएगा 2021 में आना चाहिए था, तो उसमें एक्सपेक्टेड था कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट विल सिग्निफिकेंटली फॉल डाउन फ्रॉम 17% टू 12%. Then you already have now achieved success in higher एजुकेशन एनरोलमेंट्स ऑफ विमेन. वो अभी हमने रिसेंटली देखा था आयशा की रिपोर्ट में कि विमेन नाउ हैव एनरोल्ड मोर एंड गॉट द पैरिटी एट द हायर एजुकेशन लेवल. तो उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी मिलेगी, एजुकेशनल अटेनमेंट्स ऑलरेडी मिल चुके हैं. तो ऑल दीज थिंग्स विल ऑटोमेटिकली लीड टू प्रूडेंशियल फैमिली प्लानिंग. कॉन्ट्रासेप्टिव्स के यूज कितना है इंडिया में? इट हैज नाउ गॉट मोर देन 53%. तो धीरे धीरे चीजें ऑलरेडी इंप्रूव हो रही हैं एंड द टाइम इज नॉट टू स्विच आवर अप्रोच फ्रॉम स्लो बट कंसिस्टेंट थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स टू दी टू चाइल्ड काइंड ऑफ अ कोर्सिव पॉलिसी. तो ये पूरा इसका एनालिसिस है. ये वाला डायग्राम आपको बिल्कुल याद रखना है. ये अगर आप बना के आते हो तो बहुत ही इजी रहेगा. थोड़ा सा मैंने रफ बनाया है. द थिंग इज आपको बस ट्रेंड याद रखना है. बर्थ रेट, डेथ रेट पहले स्टेबल था, डेथ रेट कम होगा, बर्थ रेट स्टेबल रहेगा, फिर बर्थ रेट भी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होगा व्हेन आफ्टर 51. ठीक है, एंड इट विल ग्रेजुअली मीट द डेथ रेट. और ये कब आएगा? दिस विल कम इन लेटर फ्यूचर. और एक टाइम ऐसा भी आएगा इंडिया में आफ्टर 2040 अकॉर्डिंग टू द UNFPA, जब इंडिया में एजिंग की प्रॉब्लम आएगी. That is, in India, we would be having around 20% of the India's population to be of elders. अभी कितनी है? 8.6% population is of elders in a country, senior citizens. लेकिन 2040 में ये 20% के आसपास हो जाएगी. तो एक टाइम इंडिया में आगे जाके एक ऐसा भी आएगा जब बर्थ रेट विल डिक्लाइन फर्दर एंड क्रॉस द डेथ रेट. तो हम फिर नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ को विटनेस करेंगे. इसीलिए हमने शुरू से ही एक ऑब्जेक्टिव बनाया है कि हमें 2.1 TFR चाहिए, नॉट बिलो दैट. तो रिप्लेसमेंट लेवल वी टारगेट, दैट इज द अपकमिंग जनरेशन शुड absolutely be able to replace the older generation. We do not want more, we do not want less. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है. और 3 major reasons given by the National Population Policy for our failure to control the population growth rate in India are: first, population momentum effect. Population momentum effect ये बोलता है कि you have more number or the larger number of people or population in the reproductive age group. तो जब वो reproduce करेंगे तो automatically the population is gonna ग्रो. तो पहला रीजन तो पॉपुलेशन मोमेंटम इफेक्ट का है. अब इस लार्ज बेस को, इस लार्ज वर्किंग पॉपुलेशन, लार्ज रिप्रोडक्टिव एज पॉपुलेशन को अगर आप टाइमली कॉन्ट्रासेप्टिव से अवेयर करवा सकते हैं, इनको आप स्मॉल फैमिली के बेनिफिट्स बता सकते हैं, यहाँ पे जितनी विमेन है उनको आप एजेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं ऑफ एजुकेशन, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, रिप्रोडक्टिव राइट्स. सो दिस लार्ज बेस ऑफ the reproductive age group will not basically lead or drive India towards the higher population in the later future. तो ये पहला रीजन है कि we could not in a timely manner intervene and guide this reproductive age group. तो क्योंकि ये बेस बहुत बड़ा था तो मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट इसका बहुत ज्यादा आया. तो पॉपुलेशन मोमेंटम इफेक्ट पहला रीजन जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बताती है. सेकेंड मेजर रीजन, lack of awareness and underutilization of
कॉन्ट्रासेप्टिव्स इन आवर कंट्री, तो प्रोटेक्टिव मेजर्स इंडिया में बहुत ही कम लिए गए बाय द फैमिलीज, which led to more number of people. And third major reason जो नेशनल पॉपुलेशन बोलती है, absence of agency with the women. तो एजेंसी यहां से सामने आया और 2001 में हमने एजेंसी को इंकॉर्पोरेट करा अपनी अप्रोच में। ये तीन मेजर रीजन है जिसके कारण इंडिया की पॉपुलेशन हमने बहुत ज्यादा देखी है। अब इस पूरे टॉपिक पे कोई भी डाउट है अगर आपको, यू कैन आस्क मी, अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे पिक करते हैं।